आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शफा कयास। खबरों का आगाज करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान से डील साइन होने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की हार की चर्चा। टकर कार्लसन बोले, ये अमेरिकी सल्तनत के खात्मे की शुरुआत है। ईरान और अमेरिका डील में सबसे ऊपर पाक का नाम, खुशी से फूले नहीं समाये पीएम शहबाज शरीफ। ओजोन और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डीडीए सख्त, शाहीन बाग और बटला हाउस के मकामी लोगों में बढ़ी फिक्र। यूपी के बाद अब बिहार में भी मदरसों की जांच पर सियासी हलचल, हुकूमत के फैसले पर उठे सवाल। यूपी में टीचर से तलबा तक डिजिटल तरीके से दर्ज करेंगे हाजिरी। मदरसों में शफाफियत के लिए योगी हुकूमत का बड़ा कदम। ये जमहूरी मुल्क है, हर किसी को त्योहार मनाने का पूरा हक। मुहर्रम से पहले अवैसी के नेता का मुतनाजा बयान। शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना है। टीएमसी और शिवसेना में टूट पर अवैसी का बड़ा हमला। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी का डर, 23 जून को होना है परचम कुशाई का प्रोग्राम। शिवसेना यूबीटी की आखिरी कोशिश भी नाकाम। विहिप के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचे 6 बागी सांसद। रूसी तेल इंपोर्ट पर हमारी नजर, जल्द होगी कीमतें कम। पीएम मोदी को ट्रंप ने बताया किलर भी और फरिश्ता भी। ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई 14 पॉइंट्स की डील ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक अमेरिका की ऐतिहासिक हार का ऐलान कर दिया है। इस बड़ी डील पर साइन होने के बाद दुनिया भर की कई सियासी हस्तियों, सहाफियों और एक्सपर्ट ने इस पर जबरदस्त बयान दिए हैं। कई कमेंटेटर्स ने इसे तेहरान की बड़ी कामयाबी बताया है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए अमेरिकी कमेंटेटर्स टकर कार्लसन ने इस समझौते को अमेरिकी इम्पेरियलिस्ट दौर के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए कहा है कि यह अमेरिकी सल्तनत के खात्मे की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट की तपती सियासत में कई जंगें आईं, कई समझौते हुए, लेकिन कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दस्तावेज नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ देते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए नए समझौते को लेकर भी ठीक ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे ही दोनों मुल्कों के सदर के जरिए इस समझौते को आखिरी शक्ल दिए जाने और उसके लागू होने की खबरें सामने आईं, दुनिया भर में रद्द अमल का जैसे सैलाब ही आ गया। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इसे एक बड़े जियोपॉलिटिकल मोड़ के रूप में पेश किया, जबकि कई सियासी कमेंटेटर्स ने दावा किया कि इस समझौते ने ताकत के बैलेंस के पुराने नजरिए को चुनौती दी है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी कंजर्वेटिव कमेंटेटर टकर कार्लसन के बयान की हुई। कार्लसन ने दावा किया कि ये डील इस बात का इशारा है कि अमेरिका ईरान पर अपनी शर्तें नहीं थोप सका और अब उसे ईरान को एक अहम इलाकाई ताकत के रूप में कबूल करना पड़ा है। कार्लसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये वाकया उन्हें 1956 के सुएज संकट की याद दिलाता है, जिसे कई इतिहासकार ब्रिटिश सल्तनत के जवाल की शुरुआत मानते हैं। उनके मुताबिक ईरान के साथ हुआ ये समझौता भी अमेरिका के आलमी किरदार को लेकर नई बहस खड़ी कर सकता है। उधर लेबनानी सहाफी रानिया खालिक ने भी इस डील पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि जो लोग अमेरिका की तरफ से दी गई रियायतों पर नाराज हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी नजर में वाशिंगटन इस टकराव में अपने मकसद हासिल नहीं कर सका। वहीं इलेक्ट्रॉनिक इंतफादा के डायरेक्टर अली अबू नीमा ने दावा किया कि समझौते की सूरत ये दिखाती है कि अमेरिका को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ा। ब्रिटिश सहाफी पीएस मॉर्गन ने भी इस समझौते पर तबसरा करते हुए कहा कि इसे बिला शर्त सरेंडर कहना गलत होगा, लेकिन उनके मुताबिक ये साफ है कि हालिया तनाव ने तमाम पार्टियों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। इधर तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सितारे सादिकी ने दावा किया कि ये समझौता ईरान की फौजी और डिप्लोमेटिक सलाहियत दोनों का मुजाहिरा है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के अंदर अब भी ये ख्याल मौजूद है कि मुस्तकबिल में हालात फिर बदल सकते हैं। यानी दुनिया भर के अलग अलग सियासी खेमों से आ रहे रिएक्शंस में एक बात एक जैसी दिखाई दे रही है। बहुत से कमेंटेटर्स इस समझौते को ईरान के लिए बड़ी कामयाबी और अमेरिका के लिए एक मुश्किल सियासी लम्हे के रूप में देख रहे हैं। यानी फिलहाल एक बात तो तय है कि अमेरिका सालों से जो दबदबा दिखाकर दुनिया भर के मुल्कों को डराता फिरता था, उसके उस दबदबे पर ईरान ने बहुत जबरदस्त फुल स्टॉप लगाया है। दूसरा ये कि अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को हरा पाना नामुमकिन है। ईरान ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया। ईरान ने आखिरकार दिखा ही दिया कि झुकाने की हिम्मत होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी ताकत झुकती है। ट्रंप और पेजेशकियान के समझौते पर डिजिटली साइन करने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए फख्र हो रहा है कि आज अमेरिका और ईरान के बीच तारीखी मीयों पर डिजिटल दस्तखत किए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान के समझौते पर साइन करने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र हो रहा है कि आज अमेरिका और ईरान के बीच
तारीखी इस्लामाबाद समझौता मेमोरेंडम MOU पर डिजिटल दस्तखत किए गए हैं। इस समझौते पर दोनों मुल्कों के सुदूर ने दस्तखत किए हैं और मीडिएटर की शक्ल में मैंने भी इस पर अपनी मंजूरी दी है। दोनों सरकारों के बीच इस समझौते का होना ये दिखाता है कि दोनों फरीक तनाजे को बातचीत से सुलझाने के लिए कितने संजीदा हैं। पाक PM ने आगे कहा, इस्लामाबाद समझौता फौरन लागू हो जाएगा। इसके पहले कदम की शक्ल में ईरान फौरन हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोल देगा और अमेरिका फौरन अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा लेगा। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं, जिनकी बातचीत और पुरअमन हल की जिद ने एक बार फिर ऐसे तनाजे को खत्म कर दिया जो पूरे इलाके के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में गैर कानूनी तामीरात और ओजोन इलाके में आने वाली इमारतों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग, अबुल फजल इनक्लेव, बटला हाउस और जाकिर नगर के मकामी लोगों में फिक्र बढ़ गई है। यमुना किनारे वाक़े मदनपुर खादर और जैतपुर इलाकों में हाल ही में हुई मिसमारी की कार्रवाई के बाद मकामी लोगों को अंदेशा है कि मुस्तकबिल में उनके इलाकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यमुना के आसपास के कुछ इलाकों को ओ जोन की कैटेगरी में रखा गया है। शाहीन बाग और अबुल फजल एनक्लेव में भी ओ जोन के बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे मकामी बाशिंदों के दरमियान असमंजस और खौफ का माहौल है। लोगों का कहना है कि एक तरफ इन इलाकों को ओ जोन से बाहर करने की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ बोर्ड लगाए जाने से भ्रम की सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। शाहीन बाग के बाशिंदे अब्दुल हमीद का कहना है कि इलाके के G ब्लॉक और 40 फुटा रोड के आसपास ओ जोन के बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर इंतजामिया वाकई इन इलाकों को ओ जोन से बाहर करने पर गौर कर रहा है तो फिर बोर्ड लगाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? उनका इल्जाम है कि इससे लोगों में डर और बेयकीनी का माहौल बन रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी मदरसों की जांच का मामला जोर पकड़ रहा है, जहां रियासती हुकूमत का कहना है कि इस कदम का मकसद मदरसों के तालीमी निज़ाम और कामकाज का रिव्यू करना है। वहीं मदरसों के जिम्मेदार ने उन इदारों की बार बार जांच की ज़रूरत पर सवाल उठाया है जिनकी पहले ही तस्दीक हो चुकी है। हुकूमत का कहना है कि जांच का मकसद तालीमी मेयार और इंतजामी कामकाज का अंदाजा लगाना है। हालांकि नक्कादों का तर्क है कि जिन मंजूर शुदा और इमदाद याफ्ता मदरसों की मौजूदा कवायद के तहत पहले ही जांच हो चुकी है, उनकी बार बार जांच नहीं होनी चाहिए। बढ़ती चर्चाओं के बीच मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के सदर मुफ्ती अबूजर ने कहा कि मदरसे लंबे समय से तालीम और समाज सुधार में अपना ताउन दे रहे हैं और निष्पक्ष व शफाफ जांच पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मदरसे तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर जांच कानून के दायरे में गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से की जाती है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुफ्ती अबूजर ने उम्मीद जताई कि ये अमल बिला वजह की मुश्किलें पैदा करने के बजाय तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और मदरसों के कामकाज को मजबूत करने पर मरकूज होगा। इस बीच बिहार विधान परिषद के रुकन प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने रियासत के मंजूर शुदा और सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों की बार बार जांच पर तशवीश जताई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तमाम मदरसों में आधार कार्ड पर मबनी बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करने का फैसला लिया। नए निज़ाम के तहत टीचर्स, वर्कर और तलबा अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के तमाम दरसों में आधार कार्ड पर बनी बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करने का फैसला लिया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने सभी जिला अकलियती बहबूद के अफसरों को हिदायतें जारी की। नए निज़ाम के तहत अब मदरसों में पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स, नॉन टीचर्स, स्टाफ और तलबा भी अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए से दर्ज करेंगे। पहले ये निज़ाम सिर्फ मदद पाने वाले मदरसों के स्टाफ तक महदूद था और आधार से जुड़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन अब इसे पूरी तरह आधार कार्ड पर बने डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जिन मदरसों में अभी तक बायोमेट्रिक मशीनें नहीं लगी हैं, वहाँ फौरन मशीनें लगाने और इस निजाम को जल्द लागू करने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मदरसों में मुबैना गड़बड़ियों की शिकायत के बाद रियासती हुकूमत के कैबिनेट वजीर ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से जौनपुर समेत कई मदरसों में गड़बड़ियों की शिकायत सामने आने के बाद उन्हीं शिकायतों पर आधार कार्ड पर बने डिजिटल सिस्टम से जोड़ने फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में एक मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और नौजवान को महफूज मुकाम पर पहुंचाया। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और नौजवान को महफूज मुकाम पर पहुंचाया।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये वाकया रात करीब 2 बजे हरसिद्धि चौराहे के पास हुई। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी इलाके का रहने वाला 26 साल के सरफराज शेख एक हिंदू युवती के साथ उज्जैन दर्शन के लिए आया था। दोनों महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली चलित भस्म आरती में शामिल होने के लिए कतार में खड़े थे। बताया जा रहा है कि सरफराज शेख ने माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाया हुआ था और महाकाल भी लिखा हुआ था। इसी दौरान कतार में मौजूद कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ। इल्जाम है कि कुछ लोगों ने उसका आधार कार्ड देखने की मांग की। आधार कार्ड की जांच के दौरान उसकी पहचान मुस्लिम नौजवान के रूप में सामने आई, जिसके बाद तनाजा शुरू हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक पहचान उजागर होने के बाद वहां मौजूद कुछ लोग आक्रोशित हो गए और नौजवान के साथ बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। वाकये के दौरान युवक खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मुल्क भर में मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी में भी मुहर्रम के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तमाम जिलों के डीएम और एसपी को मुहर्रम को पुरअमन तरीके से संपन्न कराने की हिदायत दी गई है। इस बीच एआईएमआईएम के जिला सदर यामिन अब्बासी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुस्लिम त्योहार आता है तो कुछ लोग काबिले एतराज बयानबाजी शुरू कर देते हैं। हम तमाम मजाहिब के त्योहारों का एहतराम करते हैं, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। जैसे ही ईद उल फित्र या मुहर्रम जैसे मौके आते हैं, ये लोग गलत बयानबाजी करने लगते हैं। ये एक जमहूरी मुल्क है और हर किसी को अपने त्योहार मनाने का आइन के तहत हक हासिल है। उन्होंने आगे कहा कि हम तमाम धर्मों के त्योहारों की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुस्लिम त्योहारों के बारे में गलत बातें कहते हैं। हर किसी को अपने त्योहार मनाने का हक है और सभी को पुरअमन तरीके से ऐसा करना चाहिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिम त्योहारों का एहतराम करते हैं, फिर भी समाज के कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एआईएमआईएम नेता ने अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट की भी मुखालिफत की और कहा कि सांसद सतीश गौतम ने मुहर्रम के बारे में गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल किया। उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक सांसद के तौर पर उनका ओहदा गरिमा की मांग करता है। गौरतलब है कि अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने हाल ही में मुहर्रम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अलीगढ़ में एक परिंदा भी हमारी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट हुई। शुरुआत में कुछ एमएलए ने ममता बनर्जी से नाता तोड़ लिया, जिसके बाद 22 सांसदों ने एक अलग गुट बनाकर पश्चिम बंगाल की साबिक सीएम को बड़ा झटका दिया। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद भी पार्टी से अलग हो गए हैं। ये सभी सांसद एनडीए को अपनी हिमायत देंगे। उद्धव के 6 सांसदों ने पहले ही स्पीकर को शिंदे गुट में विलय के लिए खत सौंप दिया है, जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इन दो पार्टियों के अलग होने के बाद एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के कुछ सांसद भी बीजेपी में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। शायद हमें उन 2 बड़े सांसदों से पूछना चाहिए कि आखिर किन लोगों ने इन सांसदों को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकाया था। बाकी 19 टीएमसी सांसदों ने पार्टी क्यों छोड़ी? किसी पर इल्जाम लगाने में 1 महीना लग सकता है। जैसा कि कुरान में कहा गया है, हर पीठ पीछे बुराई करने वाले और बदनामी करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। ओवैसी ने पूछा कि इतनी बड़ी तादाद ने लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इतना आसान क्यों है? ये सभी लोग वहाँ क्यों उमड़ रहे हैं? आप अपनी सभी नाकामियों के लिए किसी एक सीनियर सांसद को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने आगे लिखा, शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना है। दरअसल शिवसेना और टीएमसी में बड़े पैमाने पर टूट हुई है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय के संबंध में पत्र भी सौंपा है। अयोध्या में 23 जून को शेषा अवतार मंदिर में होने वाली परचम कुशाई की तैयारी दान पात्र गबन की एसआईटी जांच की वजह से सुस्त पड़ गई। राम जन्मभूमि अहाते में 7वें पूरक मंदिर पर दोनों नायब सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य मजहबी परचम लहराएंगे। आखिरी पूरक मंदिर भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी का होने की वजह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका ध्वजारोहण भी राम मंदिर की तरह भव्य करने की स्कीम बनाई थी और तय किया था कि 8000 मेहमानों को बुलाया जाएगा। प्रोग्राम में अब 6 दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी सभी लोगों को दावतनामे भी नहीं भेजे जा सके हैं। बताया जा रहा कि अहाते में 3 दिन से एसआईटी जांच जारी रहने से मंदिर इंतजामिया से जुड़े ट्रस्ट एहलकारों में डर का माहौल है। इसी वजह से कई लोग मंदिर तक जा भी नहीं रहे हैं।
वे दिन भर राम सेवकपुरम या कार सेवकपुरम में रह रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अहाते के शेषावतार मंदिर पर परचम कुशाई के लिए दोनों नायब सीएम को पहले ही दावतनामा भेज दिया था। उनका प्रोग्राम भी मिल गया है। इसके बाद ट्रस्ट ने इस प्रोग्राम का दावती खत भी छपवा लिया है। बैठक में ट्रस्टियों ने प्रोग्राम से मुताल्लिक मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को तय कर दिया है। पार्किंग इंतजाम, दावती कार्ड भेजना, मंच की साज सज्जा पानी समेत दूसरे इंतजाम अलग अलग लोगों को सौंप दिए गए हैं। जराए ने बताया कि मंदिर इंतजाम से जुड़े लोग अपने अपने लेवल से मेहमानों को दावतनामे भेज रहे हैं और पहले के प्रोग्राम के लिए बनी लिस्ट का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इस परचम कुशाई के लिए कोई नई लिस्ट नहीं तैयार हुई है। वैसे प्रोग्राम से जुड़े लोगों का ये भी दावा है कि वक्त से पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। दावती खत कुछ लोगों को भेजे भी जा चुके हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी के अहाते में पहुंचने पर ट्रस्ट कर्मियों के बीच ये चर्चा आम हो गई है कि उनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए गए हैं। इसी वजह से लोग एक दूसरे से बात करने से भी घबरा रहे हैं। मंदिर से जुड़े एक एहलकार ने बताया कि अहाते में चर्चा है कि लगभग 375 लोगों के मोबाइल ट्रेस किए जा रहे हैं। सायं 4:30 बजे से दाखिला, 6 बजे होगा परचम कुशाई। शेषावतार मंदिर के परचम कुशाई के मौके पर मेहमानों को दाखिला जगतगुरु रामानंदाचार्य व जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार से मिलेगा। प्रोग्राम शाम 6 बजे से शुरू होगा। इससे पहले सभी मेहमानों को मंदिरों में दर्शन कराया जाएगा। प्रोग्राम को शाम 7:30 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। शिवसेना के 6 बागी सांसदों को मनाने की एक आखिरी कोशिश भी नाकाम साबित हुई। संजय राउत और अरविंद सावंत ने पार्लिमानी बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी 9 सांसदों को शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया था। हालांकि इस मीटिंग में सिर्फ 3 ही सांसद पहुंचे। बागी सांसदों के जरिए व्हिप को नजरअंदाज किए जाने पर संजय राउत भड़क गए और उन्होंने 2 टूक कहा कि ये पार्टी व्हिप का वायलेशन है। इसके लिए सांसदों से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर वो लोकसभा स्पीकर से मिले हैं तो फोटो दिखा दीजिए। इस बार एकनाथ शिंदे और सभी 6 सांसदों को बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे गुट के जराये के मुताबिक पार्टी कयादत ने अब उम्मीद छोड़ दी है। अब जब ये 6 सांसद इस मीटिंग में नहीं आए हैं तो इनको बागी और गद्दार माना जा सकता है। जराये की माने तो 6 में से 2 सांसद लगातार भरोसा दे रहे थे कि वे शिंदे गुट के साथ नहीं जाएंगे। जराये के मुताबिक 3 महीने पहले 1-2 सांसदों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि शिंदे गुट की तरफ से उनसे राब्ता किया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लीडरा को भरोसा था कि ये सांसद उस गुट की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में खेल बदल गया। वहीं लोकसभा में पार्लिमानी दल के लीडर अरविंद सावंत ने कहा, जो सांसद मीटिंग में नहीं आए हैं उनको कॉज नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं आया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे। संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि उनकी पार्टी के साथ आज जो हो रहा है उसका गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। संजय राउत का दावा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने आगे कहा कि मुल्क में जमहूरियत की धज्जियां उड़ रही हैं और इसका गुनहगार सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और मुल्क का इलेक्शन कमीशन है। दरअसल ये बागी सांसदों ने जो तजवीज दी है उसके मुताबिक सांसद इस अंदेशे से नाराज हैं कि शिवसेना यूबीटी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। ये तशवीश सांसदों ने संजय राउत के उस बयान के बाद जताई जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी को सलाह दी थी कि वे कांग्रेस में विलय कर लें। फ्रांस में चल रहे G7 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 तरफा बातचीत हुई। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वे रूसी तेल के इंपोर्ट के मामले को देख रहे हैं। G7 समिट के दौरान एक सवाल के जवाब में कि वे रूसी तेल के इंपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे, ट्रंप ने कहा है कि वे रूसी तेल के इंपोर्ट के मामले को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कितनी कम होती हैं, जो कि मौजूदा वक्त में गिरकर 74 या 75 पर आ गई हैं और जल्द ही 4 महीने पहले वाली सतह पर पहुंच जाएंगी। ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि उनके पास एटमी हथियार के बिना एक ईरान होगा, जिसके बारे में वहां मौजूद पीएम भी बहुत संजीदगी से सोचते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में एक और सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी अगर उन पर हमला होता है तो हम मदद के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। दोनों मुल्क तिजारती समझौते को हातमी शक्ल देने में कितने करीब हैं, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने मोदी की बातचीत में महारत की तारीफ की। ट्रंप ने कहा, बहुत करीब। उन्होंने कहा, हम इस पर कुछ वक्त से काम
कर रहे हैं। मोदी बहुत सख्त मुज़ाकरातकार हैं, सबसे सख्त लोगों में से एक। अपने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, वो देखने में सबसे खूबसूरत शख्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक फरिश्ते जैसे हैं, लेकिन हकीकत में वो बेहद सख्त हैं, वो एक किलर हैं। अमेरिकी सदर जब ये तबसरा कर रहे थे तो बगल में बैठे मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा, लेकिन वो देखने में इतने अच्छे लगते हैं कि वे आपको चौंका देते हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे शख्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सौदेबाजी के मामले में वो बेहद शख्स हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ लौटेंगे अगले शुमारे में। आप देखते रहें तहजीब टीवी। आदाब।